Hello everyone, how are you? Hope so. You are very well in your home and you have revised the previous parts of the chapter 12, improvement in food resource. हमने पहले पार्ट्स में इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, इसके 3 पार्ट्स, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप की वेराइटी कैसे चूज़ करनी है, उसकी प्रोडक्शन कैसे करनी है और प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हमने इस पार्ट में सीखी थी. हम पार्ट 4 में एनिमल हस्बेंड्री करेंगे. एनिमल हस्बेंड्री के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बी कीपिंग, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, fish production and many more. So let's start. Animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. अब livestock का मतलब है कि जो domestic animals फार्म में राइज होते हैं और इनसे हमें मिल्क, एग वगैरह मिलता है, राइट. इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल. हमें ब्रीडिंग फीडिंग आगे इस चैप्टर में पता लगेगा. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. अभी इस चैप्टर में एनिमल हस्बेंड्री की ही पार्ट है. कैटल फार्मिंग एज यू कैन सी हियर, पोल्ट्री फार्मिंग भी है. एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज and as living standard increase, the demand for milk, eggs, मतलब कि living standard की लोग बढ़ रहे हैं, population बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से मिल्क एग की का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, राइट. Also the growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought a new limitation in livestock farming. Thus livestock production also needs to be improved. मतलब कि यही एग, मिल्क, इन सब चीज़ों की जो मीट है ना, इन सब चीज़ों की जो प्रोडक्शन हो रही है, इसे भी इंप्रूव करना चाहिए, है ना. अब हम पढ़ते हैं कैटल फार्मिंग. कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर 2 पर्पस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर. ठीक है, मिल्क का भी आगे जाकर आप नहीं देखोगे तो वो बन जाएगा मिल्क. ठीक है, ये मिल्क और ड्रॉट लेबर के लिए होती है फॉर एग्रीकल्चर वर्क सच एज टाइलिंग, इरिगेशन, कॉटन. इंडियन कैटल बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीशीज, बॉस इंडिकस काउज एंड बॉस बुबुलीज बफेलोज. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स. जो मिल्क, ऑफकोर्स जो फीमेल काउज ही होती है वही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें मिल्क एनिमल्स कहा जाता है, राइट. वाइल द वन यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर नॉन एज ड्रॉट. आपने देखा होगा बुलक कार्ट्स वगैरह, यहाँ पे बफेलो का एग्जांपल दिया गया है, मेनी मोर. ठीक है, तो ऐसे बुलक कार्ट्स होती है, उनको खेतों में यूज़ किया जाता है, फिर कुछ सामान इधर से उधर ले जाने में यूज़ किया जाता है, तो वो होते हैं ड्रॉट एनिमल्स, है ना. और जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है वो होते हैं मिल्क एनिमल्स, एज आई सेड, है ना, मिल्क. इसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है. और ड्रॉट एनिमल्स जिनसे काम कराते हैं. मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम extent on the duration of lactation period, meaning the period of milk production after the birth of a calf मतलब कि एक बेबी काउ. ठीक है, ऑफ कोर्स व्हेन दो, अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें एक चीज़ समझाई जाए, इन द ह्यूमन बीइंग व्हेन द मदर गेट प्रेग्नेंट एंड द बेबी व्हेन द बेबी एक्चुअली बॉर्न्स, तो मिल्क प्रोडक्शन होती है. वैसे ही एक काउ में भी ऐसे होता है, व्हेन काफ गेट बर्थ, तो फीमेल काउ गेट मिल्क प्रोडक्शन, है ना. लैक्टेशन पीरियड होता है उनको, है ना. मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. लैक्टेशन पीरियड जितना बढ़ेगा उतना ही मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी. एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स, मतलब अब जो काउ की ब्रीड होती है ये एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड्स होती है. ठीक है, एक्सोटिक ब्रीड का एग्जांपल हम पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब कि 2 तरह की ब्रीड होती है, यहाँ पे आप देखोगे. अभी एग्जांपल्स पढ़ाती हूँ. यहाँ पे लोकल ब्रीड होती है और एक्सोटिक ब्रीड होती है. ठीक है, एक्सोटिक और फॉरेन वाली ब्रीड, तो उसमें क्या होता है, जर्सी, यहाँ पे आप देख रहे हो, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब सेलेक्ट कर दी जाती है लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए. और जो लोकल ब्रीड होती है जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल, ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीज, मतलब कि इसमें डिजीजेस इन लोकल ब्रीड्स में कम होती है, राइट. और मतलब कि लोकल ब्रीड्स का बेनिफिट है डिजीज रेजिस्टेंस, और जो एक्सोटिक ब्रीड है उसका क्या बेनिफिट है, वो सेलेक्ट होती है लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड. ओके, ये एग्जांपल याद करना है. ओके, द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट, जैसे कि हमने प्लांट्स में किया था हाइब्रिडाइजेशन, राइट. ऐसे ही क्रॉस ब्रीडिंग में होता है. जैसे कि अगर एक्सोटिक ब्रीड होगी, जैसे अभी मैंने बताया, है ना, एक्सोटिक ब्रीड में क्या होता है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, और लोकल ब्रीड में क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस. तो अगर हम इनका क्रॉस ब्रीडिंग कर देंगे, ठीक है, अभी ब्रीडिंग हमने पहले पढ़ा था, तो क्रॉस ब्रीडिंग कर देंगे तो एक और ब्रीड निकलेगी जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी एज वेल एज वो लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी होगा. थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो गया, फिर होप यू गेट अंडरस्टैंड, है ना. क्रॉस ब्रीडिंग में दोनों काउस की क्वालिटीज आ जाएगी, जीन्स आ जाएगी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है, राइट. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming, for the health of the animals and for the production of clean milk. Of course every human being and every जो सप्लाई करता है, जिसको भी सप्लाई करता है, everyone wants a clean milk. तो जब एनवायरनमेंट उस काउ का अच्छा होगा, क्लीन होगा, तभी वो जो मिल्क प्रोवाइड कर रही है, या फिर बफेलोज, ड्रॉट बफेलो, अगर उसको क्लीनिंग मिलेगी, शेल्टर मिलेगा, तो अच्छे से काम कर पाएगी ड्रॉट एनिमल्स, राइट. और मिल्क भी क्लीन मिलेगा इफ द एनवायरनमेंट सराउंडिंग उनकी क्लीन होगी, राइट. एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशेस टू रिमूव डर्ट एंड, जैसे कि ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए होता है, बेबी को भी शुरू कर देते हैं, बेबी भी है ह्यूमन बीइंग, तो उसे भी शुरू कर देते हैं एक टाइम के बाद ब्रशिंग कराना. ऐसे ही एक काउ की भी ब्रशिंग करनी चाहिए जिससे वो डर्ट रिमूव हो एंड लूज हेयर. दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड एरिया. वेल वेंटिलेटेड का एरिया का मतलब है कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बंद है 4 दीवारी में, ऐसा भी ना हो, एक एयर वेंटिलेट हो रही है ना, एयर बाहर जा रही है और बाहर से एयर भी अंदर आ रही है. ठीक है, रूफ्ड शेड्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, है ना. शेल्टर होने चाहिए ताकि अगर बारिश आ रही है तो वहाँ पे वो प्रोटेक्टेड रहे, ज़्यादा ठंड हो रही है तो वहाँ पे भी वो प्रोटेक्ट रहे, है ना. द फ्लोर ऑफ द केटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग.
The food requirement of dairy animals are of two types. अब हम पढ़ते हैं डेयरी एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट दो तरीके की होती है. मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ. एक एनिमल को भी हेल्दी लाइफ लिव करनी है ना. एंड सेकेंड इज मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट. Milk producing requirement, which is a type of food required during the lactation period. Animal feed includes roughage which is जो largely fiber होता है, ठीक है. Concentrates which are low in fiber and contain relatively high level of protein and other nutrients. Cattle need balanced rations containing all nutrients. मतलब कि जो राशन है वो बैलेंस होता है और न्यूट्रिएंट्स सारा एप्रोप्रिएट अमाउंट में उन्हें मिले. Besides such nutritious materials, certain feed additives contain micronutrients promote to health milk output. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो भी चाहिए होते हैं ताकि हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट सही तरीके से हो. कैटल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस. जो ये कैटल फार्मिंग एनिमल्स होते हैं वो काफी तरीके के डिजीजेस से भी जाते हैं. बिसाइड कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोड्यूस. A healthy animal feeds regularly and has a normal posture. एक healthy animal है जिसको एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सब सराउंडिंग क्लीन है, वो अच्छे से रह रहा है, ठीक है. एक उसके पास एक नॉर्मल पोस्चर होता है और फीड भी वो रेगुलरली करता है, ठीक है. The parasite of cattle may be both external parasite and internal parasite. The external parasite live on the skin. And mainly cause skin disease. जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं ये स्किन डिजीज करता है. एक्सटर्नल है तो तुम्हें समझ आ रहा है. इंटरनल का तो तुम्हें पता है इंटरनली कोई चीज डैमेज कर रहा है. तो एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर. तो कोई एक्सटर्नल है तो वो बाहर ही डिजीज प्रोवाइड करेगा. पैरासाइट बाहर ही होगा. और इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वॉर्म्स अफेक्ट स्टमक अंदर ही है ना. तुम्हें पेट दर्द होता है तो इट इज एक्सटर्नल पेन है ना. इंटेस्टाइन इज ऑल्सो एक्सटर्नल. वाइल फ्लूक्स डैमेज द लिवर है ना. इन्फेक्शन डिजीज आर ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस. वैक्सीनेशन भी फार्म एनिमल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो सही तरीके से एक हेल्दी लाइफ चाहिए है ना, न्यूट्रिशियस रहे हमेशा. अब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं. लेट्स. Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken production. है ना. चिकन मीट मतलब कि इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन पोल्ट्री फार्मिंग में होती है. अभी तुम इसमें पढ़ोगे एग एंड ब्रॉयलर्स है ना. इसमें तुम्हें मीट एंड ऑल सब कुछ पता लगेगा. Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers and broilers. Here's what I wanted to say. Layers and broilers. The cross breeding programs between Indian and foreign Indian breed जो ये पोल्ट्री फार्मिंग में होती है वो असील, एंड जो एक्सोटिक ब्रीड होती है वो क्या होती है, लेगहॉर्न. Breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable treat. मतलब कि वही अगर कोई एक इंडियन ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है, अगर हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दे तो डिजायरेबल ट्रेट्स आ जाएगी एक न्यू है ना. अब हम बढ़ते हैं किस तरीके के डिजायरेबल ट्रेट्स, जैसे कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स आ जाएगी. चिक्स का मतलब है कि बेबी ऑफ एन हैन, ठीक है. उसे चिक्स बोलते हैं. जैसे कि बेबी ऑफ अ काउ उसे बोलते हैं काफ, ऐसी बेबी ऑफ अ हैन चिक्स. Dwarf broiler parent for commercial chick production. Summer adaptation capacity and tolerance to high temperature. मतलब कि ऐसी भी adaptation आ जाएगी कि capacity of summer भी वो tolerate कर ले. Low maintenance requirement and reduction in the size of egg laying bird with the ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agriculture by products. ये दो तरीके की ब्रीड्स है ना. ये इंडियन ब्रीड है और ये एक्सोटिक ब्रीड है. ये लेगहॉर्न, ये असील. ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्स. फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी. मतलब कि जो ब्रॉयलर्स में क्या होता है, चिकन है ना. लेयर्स में हमारे पास एग्स होती है, ठीक है, और ब्रॉयलर्स पे चिकन. तो इस चिकन से हमें काफ़ी तरह की रिच विटामिन मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलती है, जो कि हमारे ग्रोथ रेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी बेटर फीड एफिशिएंसी बनाती है. केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टैलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी. मतलब कि केयर भी इनकी करनी चाहिए अच्छे से ताकि फेदरिंग मेंटेन रहे, मॉर्टैलिटी और कार्कस क्वालिटी है ना. दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंड टू द मार्केट फॉर मीट पर्पस. मतलब कि ये प्रोड्यूस करते हैं ब्रॉयलर्स चिकन मीट एंड ऑल, और ये सेंड करते हैं मीट पर्पस के लिए मार्केट में. फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इम्प्रूवमेंट है ना. जैसे कि हमने पहले काउस में समझा, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप समझी, ऐसे ही हमें एनिमल के लिए भी अच्छे से मेंटेनेंस रखनी चाहिए. These include maintenance of temperature and hygiene conditions in housing and poultry feed, as well as prevention and control of disease and pests. मतलब कि ऐसा भी ना हो कि कोई ऐसी जगह रख दे जहाँ पे काफ़ी तरह की डिजीज और पेस्ट हो, तो क्लीन हाइजीनिक सराउंडिंग हो उनकी, है ना. The housing, nutritional and environmental requirement of broilers are somewhat different from those of egg layers. The ration for broilers is protein rich. मतलब कि जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं with adequate fat. The level of vitamin A and K, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं विटामिन A and K is kept high in the poultry feed. मतलब कि poultry feed में जो सबसे ज़्यादा विटामिन, सबसे हाई विटामिन यही प्रोवाइड करते हैं ब्रॉयलर्स, चिकन एंड ऑल, ठीक है. पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस. जो पोल्ट्री फाउल में एनिमल्स होते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. दिस नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग, sanitation and spraying of disinfectant at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infection disease and reduce loss of poultry during outbreak of disease.
होप सो यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम फिश प्रोडक्शन सब कुछ अगले पार्ट में करेंगे। अब हम फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग अगले पार्ट में करेंगे। आज हमने पोल्ट्री फार्मिंग में एग लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स के बारे में करा ना। होप यू लाइक द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर 12 improvement in food resources. So make sure please like, subscribe and share. Thank you so much for watching the video till end.